हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो ऑप्शन बाइंग रोड मैप सीरीज में हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था चार्ट्स और टाइम फ्रेम्स के ऊपर, जहां पे हमने देखा था कि कौन से चार्ट्स इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम्स में हमें उसे कैसे कंसीडर करना चाहिए, कंपोनेंट्स के चार्ट्स को कैसे हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। इन सब टॉपिक्स में हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन कर लिया था। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सेकेंड चैप्टर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पे हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से हैं ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो मेजर 3 तरीके हैं यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे वो है इंडिकेटर बेस्ड, वाई डाटा बेस्ड और चार्ट के बेसिस पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इन 3 टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करेंगे, एक एक करके देखेंगे कौन से डाटा इंपॉर्टेंट है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी अवेलेबल रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग कंसीडर भी करते हैं कि मार्केट अगर उस इंडिकेटर्स के ऊपर है और उसको टेस्ट करने आता है, जैसे सपोज बहुत सारे ईएमएज हैं या फिर सिंपल मूविंग एवरेजेज हैं, जब भी मार्केट ऊपर से उसको टेस्ट करने आते हैं उसे लोग सपोर्ट की तरह कंसीडर करते हैं, और नीचे से जब भी टेस्ट करता है उसको रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, बहुत सारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बॉलिंजर बैंड, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे लोग अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करते हैं। मेरा थोड़ा यहाँ पे व्यू अलग रहता है। मैं इस इंडिकेटर्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर्स एक फोरकास्ट करता है किसी भी कंडीशन का। जैसे मौसम विभाग का आप देखेंगे कि कुछ पास्ट डाटा और प्रेजेंट डाटा को मिला के फोरकास्ट किया जाता है कि आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है। सिमिलरली टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हमें वही दिखाता है, कुछ पास्ट डाटा और कुछ करेंट डाटा को कंसिडर करके हमें ये वो इंडिकेट करता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसे रहने वाला है। लेकिन मार्केट मेरे ख्याल से काफ़ी डायनेमिक रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में खास। अब ये सिचुएशन कंप्लीटली अलग हो जाता है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर के लिए। वहाँ पे आप बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ट्रेड्स प्लान करने के लिए। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रहता है, डायनेमिक रहता है, तो वहाँ पे मैं लेगिंग इंडिकेटर्स और लेगिंग डाटा नहीं यूज कर सकता, जिसमें पास्ट के ज़्यादा डाटा यूज हो रहे हों। जो मार्केट के करेंट सिनेरियोज हैं उन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए, और वो हमें पता चलेगा वाई डाटा से और चार्ट्स के बेसिस पे। इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है उसको मैं कंसीडर नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग कंसीडर करते हैं, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, अपना कंफर्टेबिलिटी है, जो जिसमें कंफर्टेबल है उसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकता है। लेकिन मेरा जो ट्रेड प्लान रहता है वो यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड नहीं रहता है। जनरली मैं वाई डाटा और जो चार्ट्स पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहे हैं उसके बेसिस पे अपना मैं जो ट्रेड है वो प्लान करता हूँ। सो फर्स्ट ये क्राइटेरिया रहता है इंडिकेटर बेस्ड। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, मैं एक एक करके उस पर नहीं जाऊँगा, मैंने एक रफली आपको आइडिया दे दिया कि ये एक क्राइटेरिया हो सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसिडर करने का। जो नेक्स्ट दो आता है वाई डाटा और चार्ट्स को हम दोनों को अलग अलग करके नहीं देखेंगे, एक साथ जोड़ के देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ऑप्शन बायर के लिए वो डाटा कैसे इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सो वाई डाटा जनरली क्या बताता है कि कहाँ पे सेलर्स कितना एक्यूमुलेट हैं, बायर्स कहाँ पे एक्यूमुलेट हैं, और आजकल सारे ब्रोकर्स आपको ये डाटा प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस का। बहुत सारे एक्सटर्नल वेबसाइट भी हैं जहाँ पे आप जाके क्लियरली देख सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म्स में भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं डाटा, और वो चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पोजीशन कहाँ पे बिल्ड है, कहाँ सबसे ज़्यादा चेंज हो रहे हैं पोजीशन। सो ऑप्शन चेन एनालिसिस के डीप थ्योरीज होते हैं, हम उसको कवर नहीं करेंगे। जो हमारी काम की चीज़ है कि इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन चेन को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ट्रेड प्लान करने के लिए, उस चीज़ पे अपना डिस्कशन फोकस रखेंगे। और ये चीज़ मैंने कई बार आपसे डिस्कशन किया था कि कई बार ऐसा होता है कि एंट्री मेथड तो मिल जाता है हमें कि एंट्री यहाँ पे लेना है, फिर कैसे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अदर ट्रेडर्स में और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में, वो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि एंट्री भले ही किसी का सेम हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो क्वांटिटी मैनेजमेंट है, वो डिफर करता है सारे ट्रेडर्स का, और उसी के बेसिस पे डिसाइड भी होता है कौन अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो वो डिसाइड होता है केवल आपके मैनेजमेंट से, और हर जगह सारे लेवल्स पे आप सेम रिस्क नहीं ले सकते हैं, सेम लॉस नहीं ले सकते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, कहाँ पे आप कम क्वांटिटी में जा सकते हो, कौन से हायर क्वांटिटीज़ में जा सकते हो। ये सारे चीज़ हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम देखेंगे कि ओआई डाटा और चार्ट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो चीज़ हमें क्लियरली दिखने लगेगी कि कहाँ पे हमें
ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए या फिर कहाँ पे कम रिस्क लेना चाहिए, कैसे हम अपने क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं। सो आप देखेंगे कि कई बार नियर द एक्सपायरी जैसे ही जाएंगे तो आपको बहुत सारे बड़े ऐसे बिल्डिंग्स दिखेंगे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। वो क्या शो करता है कि कहाँ पे कॉल सेलर्स ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है, कहाँ पे पुट सेलर्स ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है। तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे चार्ट्स के हेल्प से कि कहाँ पे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे सपोज अगर हम केवल चार्ट्स को देखें यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बहुत सारे आपको स्विंग्स दिखेंगे 52,000 पे, 51,500 पे। लेकिन कौन से स्विंग कटने पे हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कहाँ पे हम बड़े पोजीशंस में जा सकते हैं, वो हम कैसे डिसाइड करें, तो वो हम वाई डाटा को हेल्प ले सकते हैं। जैसे ही नियर द एक्सपायरी जाता है यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट बिल्ड हुआ रहता है सारे स्ट्राइक प्राइस पे, और वहाँ देख के हम डिसाइड कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि जैसे सपोज यहाँ पे आप देखेंगे कि 52,000 के लेवल पे ज़्यादा कॉल सेलर्स एक्यूमुलेटेड हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि पुट सेलर यहाँ पे 51,000 के लेवल पे एक्यूमुलेटेड है। मार्केट समवेयर यहाँ पे अगर मिडिल में चल रहा है और कोई भी इन लेवल को ब्रेक करता है, अगर ये पोजीशन ऐसे ही बना हुआ है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन स्ट्राइक प्राइस पे हम कम रिस्क लेंगे अगर ये लेवल्स कटते हैं तो। लेकिन जैसे ये स्ट्राइक प्राइस कटेगा या फिर ये लेवल मार्केट का कटेगा तो यहाँ पे हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या फिर अपने फुल क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। और यही सब चीज़ें हैं कि जितना आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को उतना ही आपका ट्रेड बेटर होते जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर होती जाएगी। तो इन दोनों को कंबाइन करके जब देखेंगे चार्ट्स को और वाई डाटा को, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और कहाँ पे माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। और उसी अकॉर्डिंग फिर अपना हम क्वांटिटी को मैनेज करेंगे, क्वांटिटी को अपना प्लान करेंगे ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत बार एक्सपायरीज में होता है कई बार कि आप मार्केट में दूर दूर पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बड़े हुए देखेंगे, जैसे यहाँ पे 52,000 और 51,000 और बीच में अब 1,000 का गैप है। यहाँ पे सपोज ये भी नहीं रहता, अगर छोटा कोई बिल्डिंग रहता और बीच में यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ट्रेवल कर रहा, तो ऐसे दिन साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन सपोज जैसे कई बार क्या होता है कि मार्केट में सेलर्स अपने पोजीशन रोल ओवर करते हैं हायर या फिर लोअर स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे आप सपोज 52,000 पे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है और यहाँ पे 51,900 पे फिर यहाँ पे पोजीशन बिल्ड होने लगा जैसे ही टाइम बीता और मार्केट अभी भी बना हुआ है लोअर रेंज में, तो यहाँ पे पोजीशन रोल ओवर करते हैं सेलर अपना अच्छा प्रॉफिट कलेक्ट करने के लिए या फिर जो प्रीमियम है अगला उसको कलेक्ट करने के लिए। तो उसमें कई बार क्या होता है कि वो ग्रीडीनेस में आते हैं और वहाँ पे अगर कोई मोमेंटम उनके अगेंस्ट जाता है तो यहाँ पे चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और यहाँ से हमें अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है। सिमिलरली आप पुट साइड भी देखेंगे कि बहुत बार आपके पुट सेलर इंटरेस्ट दिखाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस पे हायर बिल्डिंग्स आपको बड़े बिल्डिंग्स दिखेंगे, लेकिन जैसे वो एक बार कटना चालू होता है और जितना वो पास में बिल्डिंग्स होता है वहाँ पे हमें उतना वो चेन रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे हमें अच्छे प्रॉफिट करने के भी चांसेस मिल जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या है, हमें उसी प्राइस पे देखना है जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्यूमुलेट हैं और उनके एसएल्स कट रहे हो। अगर ऐसे जोन हम आइडेंटिफाई रखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और जैसे ही ऑप्शन चेन को आप देखेंगे कई बार आपको क्लियरली दिख जाता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है या फिर डायरेक्शनल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी आपको वाई डाटा देख के मिल जाएगी। लेकिन मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने की बात है तो वो आप स्विंग्स और वाई डाटा को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो कई बार आप देखोगे कि मैंने भी यहाँ पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता रहता हूँ, तो उसी बेसिस पे करता हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा वाई बिल्ड रहता है और मार्केट में स्विंग बना हुआ है वहाँ पर मैं बोलता हूँ मेजर सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से कॉल सेलर इनिशिएट किए हैं। अब जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा है और जो लोअर स्विंग्स पे जो एक्यूमुलेशन है वो कम है, तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब ये लेवल्स टूटेंगे तो यहाँ पे हम कम रिस्क लेंगे। लेकिन जैसे ही जो मेजर लेवल्स टूटेंगे यहाँ पे हम अपना पोजीशन वेरी कर सकते हैं या फिर फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं, रिस्क अपना इन्हेंस कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है। जैसे ही हम अपना रिस्क मैनेज करना सीख जाएंगे कि कहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्क लेना है, कहाँ कम रिस्क लेना है, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। मार्केट में आप ये हमेशा नहीं कर पाओगे, ये फिक्स रूल कोई नहीं है, ये केवल एक ऑब्जर्वेशन है और धीरे धीरे विद टाइम विद एक्सपीरियंस आप इसे बेटर कर सकते हो। ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कल यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर दो। आप धीरे धीरे जब ऐसे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पे वाई ज़्यादा बिल्ड है और कहाँ पे स्विंग्स क्रिएटेड हैं, तो आप खुद ही पता कर लोगे कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएटेड है। तो अकॉर्डिंगली आप वैसे ही फिर रिस्क लेते हो। तो इसीलिए मैं बोला कि दोनों डाटा को जब आप कंबाइन रखोगे देन यहाँ पे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाई कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ आता है कि जैसे ही एक्सपायरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएट होते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा बिल्ड नहीं रहता है, इसलिए उस समय आपको ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सपोज़ यहाँ पे एक्सपायरी से एक दिन पहले या फिर एक्सपायरीज के दिन यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशन बिल्ड हुए रहते हैं स्ट्राइक प्राइस पे, फिर आप उसे मस्ट हो जाता है कंसिडर करना ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे और माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो
तो अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड भी फिर प्लान कर सकते हैं। जैसे चार्ट्स के बेसिस पे आप देखेंगे कि आज तक आपने यही सुना होगा कि जो भी प्रीवियस डे के डे हाई होते हैं, डे लो होते हैं और क्लोजिंग होते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन कहाँ पे हमें कितना रिस्क लेना है ये आपको कोई नहीं बताता है, वो जब आप डाटा को कंबाइन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ऐसे हमें जब चीज़ों को सोचेंगे, अप्रोच लेके चलेंगे, तो धीरे धीरे इस फील्ड में जब ऐसे वर्क करेंगे, ऐसे रोड मैप पे चलेंगे, तो हमारा एक्सपीरियंस के साथ इसमें और पकड़ मजबूत होते जाएगा और हम फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं कि कहाँ पे हम अपना रिस्क इन्हेंस कर सकते हैं, कहाँ फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं। तो ऐसे आप चीज़ों को सोचिए, देखिए कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। और कई बार हम स्विंग्स के बेसिस पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो केवल एक इंडिकेशन रहता है कि यहाँ एक स्विंग क्रिएटेड है। जैसे सपोज यहाँ पे मार्केट में एक ये स्विंग क्रिएटेड था, तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, यहाँ पे एक नीचे की तरफ सपोर्ट ड्रॉ किया, यहाँ पे स्विंग्स देख के। तो ये मार्केट अगर इसके बीच में है तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा होता है और ऐसे स्विंग क्रिएट होते हुए जाता है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता रहता है कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ लाई करेगा। हम सपोर्ट तो ईजिली ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे लाई करेगा, इसके लिए आप हमेशा राउंड नंबर को कंसीडर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट राउंड नंबर्स होते हैं वहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके वापस से मुड़े। तो ये चीज़ कंसिडरेशन में रहता है। या फिर आप एक्ट कर सकते हैं ऐसा कि देखेंगे यहाँ पे राउंड लेवल पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। लेकिन जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता है तो हमें सपोर्ट तो दिखते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए क्या होता है, बहुत लोग एडवाइस भी करते हैं आप रनिंग मार्केट में थोड़ा पोजीशन अपना धीरे धीरे कम करते जाइए, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा। तो वो सही भी बोलते हैं, आपको नहीं पता रहता है कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, बट आप नियर जो भी राउंड नंबर्स हैं उसको कंसीडर कर सकते हैं रेजिस्टेंस की तरह, और जो सपोर्ट है और निचले स्विंग्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के मार्केट होते हैं। एक जब मार्केट बीच में ट्रैवल कर रहा होगा, जैसे ये मार्केट हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाता है आपको स्विंग्स जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। लेकिन जैसे ही मार्केट आपको ऑल टाइम हाई पे जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाते हैं और रेजिस्टेंस आपको राउंड नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा। इंट्राडे की बात करें, अगर इंट्राडे में कई बार स्विंग्स क्रिएट होते हैं कुछ, तो हमें उसे कंसीडर करते हुए चलना है। लेकिन ये भी हमें कंसीडर करना है कि ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ये इंट्राडे में क्रिएटेड हुए हैं और ये लेवल कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे एक लेवल क्रिएट हुआ मार्केट और यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, तो एक मार्केट यहाँ पे इंट्राडे सपोर्ट पहले क्रिएट किया मार्केट और फिर उस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक मोमेंटम मिला। तो यहाँ पे हम छोटे क्वांटिटी में जा सकते हैं या फिर अपना छोटा रिस्क से यहाँ प्लान कर सकते हैं अपना ट्रेड। लेकिन जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो जब ब्रेक हो, तो वहाँ पे हमें अपने पोजीशन साइजिंग को ऐसा रखना होगा कि वहाँ थोड़ा रिस्क हम ज़्यादा लें, क्योंकि वहाँ पे अगर मोमेंटम हमें मिलेगा तो अच्छा ट्रेड भी मिल सकता है। तो वो हम कंबाइनली देखेंगे ओआई डाटा पे और चार्ट्स के बेसिस हेल्प से कि कहाँ पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है और कहाँ माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कुछ ट्रेंड लाइन की, यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे कुछ असेंडिंग ट्रायंगल या फिर ऐसे कुछ ऐसा कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग यहाँ पे बनता है जैसे, तो उसको भी कंसिडर करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो अपना अपने कंफर्टेबिलिटी की बात है, लेकिन जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइंस पे वर्क करूँ, क्योंकि वहाँ से हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है। देखिए जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ट्रेड को, आपको एंट्रीज तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको रिस्क भी मैनेज करना है। ये चीज़ आप मान के चलिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वो इंक्लाइंड लाइन हो, आपका ट्रेड जो सही होने के चांसेस होते हैं वो 50% ही होता है। हो सकता है कि वहाँ पे आपका ट्रेड गलत भी हो जाए। तो जब गलत होता है तब आप कितना एसएल बुक करते हो, सही होता है तब कितना प्रॉफिट बुक करते हो, इस चीज़ पे मैटर आता है। ये नहीं मैटर करता है आप कितनी बार एंट्री ले रहे हो ट्रेड में। आपको हो सकता है बहुत सारे मेथड मिल जाए एंट्री के, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए, कुछ इंडिकेटर्स मिल जाए, ऐसे बहुत सारे एंट्री के मेथड मिल सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है वो जितना आप सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल मेथड से चलता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइंस पे वर्क करिए, ताकि आपको बहुत सारे अननेसेसरी ट्रेड ना लेने पड़े। और वहाँ पे जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइंस पे वर्क करते हैं तो आपको केवल एक ही दिमाग में रहेगा कि कौन से मेजर लाइंस हैं और कौन से माइनर लाइंस हैं। वो हम वाई डाटा के बेस पे थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं, कहाँ पे ये मेजर और माइनर लाइंस हम मार्क कर सकते हैं और उसी बेस पे हम अपना ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। सो और भी बहुत सारे ट्रेंड लाइन या फिर जो पैटर्न्स होते हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे। जो हमारा मेजर क्राइटेरिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्क करें और वाई डाटा को कंसीडर करें, उसके स्ट्रेंथ को पता करने का, उसी पे हम फोकस्ड रहेंगे। और इंट्राडे में आप देखेंगे कि कुछ स्विंग्स क्रिएट होते हैं तो वहाँ पे हम मार्क करके रखेंगे कि कुछ छोटे ट्रेड्स मिल जाए तो वहाँ पे हम ले सकते हैं। तो यही ऑप्शन बाइंग में इंपॉर्टेंट भी रहता है कि कैसे हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर
करते हैं, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक गो चार्टिंग जो जिसमें रिप्ले का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखें हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी रैंडमली डे यहाँ पे हम जा सकते हैं और वहाँ से अगर रिप्ले ऑन करें तो वहाँ से हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उस दिन का। जैसे सपोज यहाँ पे रिप्ले मैंने इस पर्टिकुलर डे का अगर लगा दिया, तो यहाँ से अगर चार्ट को यहाँ पे कंसिडर करें तो यहाँ पे हम रिप्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं आप क्लियरली। तो यहाँ पे मैंने रिप्ले मोड ऑन किया है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अगले दिन के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे रह सकता है हमारे लिए। सो सपोज पहले हम वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट एंड होने का, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एंड हुआ। अब यहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोज फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको। तो एक चीज़ आप हमेशा कंसीडर करके चलिए कि कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन नहीं होता है, वो हमेशा एक रेंज होता है। 150 पॉइंट का रेंज होता है बैंक निफ्टी में, या फिर 20 या 30 पॉइंट का रेंज होता है निफ्टी में, ऐसे। क्योंकि जैसे ही मार्केट के पास एक पर्टिकुलर लेवल रहता है तो मार्केट उससे कुछ पहले रिएक्ट करता है और उसके बाद तक रिएक्ट करता है। तो हमेशा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहते हैं वो एक रेंज होता है, एक लाइन नहीं होता। हम पर्टिकुलर एक लाइन से नहीं बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा या फिर ये ब्रेक करेगा तो हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा। हमें कुछ रेंज कंसीडर करके चलना होगा। जैसे सपोज यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहने वाला है अगले दिन के लिए। यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल एक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे लास्ट आवर में एक सेलिंग आई है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। सपोज यहाँ पे हम सपोर्ट की बात करें तो क्लियरली आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट में सपोर्ट क्रिएटेड है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला था और मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट डे प्ले करके कि मार्केट कैसा बिहेव किया है इस दोनों रेंज के बीच में। तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और इसी रेंज में एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे मार्केट यहाँ पे प्रोसीड कर रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि बोलते हैं कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। डेफिनेटली वो ट्रू है। अगर मार्केट जैसे यहाँ पे क्लोज किया और मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पे एक इसको हम बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है ये लेवल। भले ही ये रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, लेकिन एक रेजिस्टेंस इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो हो सकता है हमें फर्दर कंटिन्यूएशन मिले टुवर्ड्स द सपोर्ट, या फिर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट हो सकता है टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस प्रोसीड करे। तो यहाँ पे अगर हम रिप्ले ऑन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कहाँ पे मार्केट कैसे एक्ट किया है। हमेशा ये चीज़ें फॉलो नहीं होंगी, बहुत बार ऐसा होगा कि ये फ्लक्चुएशन में टूट जाएंगी या फिर ब्रेक होने के बाद आपको उल्टा डायरेक्शन भी मिलेगा। लेकिन हमें एक आइडिया मिलेगा कि हमारे रेफरेंस के लिए कि हमें कहाँ अपना ट्रेड प्लान करना है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, इसको अगर स्पीड में और रिड्यूस करूँ तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट इसी रेंज में ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, और यहाँ से टुवर्ड्स रेजिस्टेंस फिर मार्केट प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया लेकिन यहाँ से पहले ही मुड़ गया। अब रेजिस्टेंस के पास मार्केट कैसा बिहेव करेगा यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ों को, और अकॉर्डिंगली फिर अपना ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट डे का यहाँ पे शुरू हो गया तो आप देखेंगे कि जो प्रीवियस डे रहा वो पूरे दिन यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ था उसी में रह गया, और आज नेक्स्ट दिन के लिए अब ये एक सपोर्ट क्रिएटेड रह गया। और यहाँ पे अभी भी जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे वो यहीं रहेंगे। लेकिन कई बार हम क्या गलती करते हैं कि अब ये जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम बड़ा रिस्क ले लेते हैं या फिर बड़े क्वांटिटी में ट्रेड ले लेते हैं, ये सोच के कि हमारा जो प्रीवियस डे का लो है वो यहाँ पे कट रहा है। लेकिन अभी भी आप सोचिए जो सेलर्स जो बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट थे वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपना पोजीशन रखे होंगे, और यहाँ से अगर ब्रेक होता है ये लेवल देन यहाँ पे हमें मेजर ब्रेक थ्रू मिलेगा, और यहाँ पे हमें जो मोमेंटम मिलेगा हो सकता है कि उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिले। सिमिलरली रेजिस्टेंस तो सिमिलर बना हुआ है। रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट यहाँ ओपन हुआ और वहाँ से फिर यहाँ पे डाउन साइड प्रोसीड किया। क्विकली देखते हैं यहाँ पे कैसे मार्केट प्रोसीड किया आगे की तरफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट फिर से इसी रेंज में रह गया, और यहाँ पे
ये सपोर्ट आप देखेंगे यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था कि मेजर जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक हो तो हमें अकॉर्डिंगली ही प्लान करना चाहिए। अब सपोज यहाँ पे कोई मेजर क्वांटिटी में अपना ट्रेड प्लान कर लेगा और यहाँ से रिवर्सल हुआ तो वहाँ पर उसको मेजर लॉस बुक करना होगा। लेकिन हमें अगर ये कंसिडरेशन में रहेगा कि जो मेजर हमारा सपोर्ट है वो ये है, तो हो सकता है अपना पोजीशन साइजिंग हम ऐसा रखें कि यहाँ पे हमारे लॉसेस छोटे रहें। यहाँ पे रिवर्सल हुआ लेकिन फिर भी हमारे लॉसेस छोटे रह सकते हैं, और उसके बाद से देखेंगे कोई भी ट्रेड फिर इंट्राडे में ऐसा नहीं था। हाँ, इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो क्रिएट है वहाँ उसके बेसिस पे आप कुछ ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन का रेंज था, फिर यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक मोमेंटम मिला, फिर यहाँ पे जैसे ये मोमेंटम ब्रेक हुआ यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। तो ऐसे कुछ फ्लक्चुएशंस में ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी भी बने हुए हैं। तो हमें अपने रिस्क को ऐसा रखना है कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा रिस्क लेना है या फिर मेजर क्वांटिटीज़ में जाना है। जो माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पे हम अपने रिस्क को छोटा रख सकते हैं, अपना पोजीशन साइजिंग छोटा रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप बहुत सारे आप ऐसे वेबसाइट पे आप जाके गो चार्टिंग पे आप टेस्ट कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके कि आप करेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं, और बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। जो 1 साल 2 साल से ट्रेड कर रहा है उसे क्लियरली पता होगा कि केवल मैनेजमेंट का यहाँ पे खेल है। अगर मैनेजमेंट आपका सही रहता है तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, मैनेजमेंट ख़राब रहता है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। बाकी एंट्री एग्जिट इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको कुछ सेटअप रूल्स रखना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एंट्री लूँगा और यहाँ से चीज़ें फिर मैं अपने मैनेज करूँगा। तो वो चीज़ें आसान बनाने के लिए हो गई, लेकिन मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट पर रहेगा। और वो चीज़ यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट कैसे एक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें रिस्क लेना चाहिए। तो इसमें डिटेल में डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों को ताकि हमारा रीच भी बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।